नमस्कार, मैं मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी आज की इस दर्शन शास्त्र के अंतर्गत तर्कशास्त्र यूनिट 11 और 12 की कक्षा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती हूँ। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अनुमान तर्कशास्त्र के अंतर्गत दो प्रकार से हम करते हैं, व्यवहित अनुमान और अव्यवहित अनुमान। उसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अव्यवहित अनुमान के कुछ प्रकार, जिसमें परिवर्तन यानी कन्वर्जन, प्रतिवर्तन यानी ऑवर्जन और प्रतिपरिवर्तन यानी कंट्रापोजिशन। एक बार रिवीजन अगर करना चाहें, अव्यवहित अनुमान कहते किसे हैं मैंने आपको बताया था, जहां पर निष्कर्ष एक आधार वाक्य से प्राप्त किया जाता है। अब दूसरे की हम बात कर रहे हैं, जो हमने आज पढ़ा है व्यवहित अनुमान यानी मीडिएट इन्फरेंस। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि मीडिएट इन्फरेंस या व्यवहित अनुमान वो होता है जिसमें निष्कर्ष दो आधार वाक्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और मध्यम पद के माध्यम से। तो व्यवहित अनुमान के अंतर्गत हम निरपेक्ष न्याय वाक्य पढ़ते हैं। तो आज हम निरपेक्ष न्याय वाक्य पढ़ेंगे, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। तो निरपेक्ष न्याय वाक्य क्या होता है? तीन प्रतिज्ञप्तियों वाली एक निगमनात्मक युक्ति के तौर पर हम इसको परिभाषित करते हैं, यानी जिसमें तीन प्रतिज्ञप्तियां होती हैं। अब वो तीन प्रतिज्ञप्तियां कौन सी होती हैं? ये इसमें से दो आधार वाक्य होते हैं और एक निष्कर्ष होता है। ठीक है। अब आधार वाक्य कौन से होते हैं? जिनके आधार पर हम एक तीसरा वाक्य निगमित करते हैं, वो आधार वाक्य कहलाते हैं। और दोनों आधार वाक्यों के माध्यम से जो तीसरा वाक्य निगमित किया जाता है वो कहलाता है निष्कर्ष वाक्य यानी कंक्लूजन। ठीक है। यदि किसी आधार वाक्य या युक्ति की जो तीनों प्रतिज्ञप्तियां हैं वो निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, तब उस न्याय वाक्य को हम निरपेक्ष न्याय वाक्य कहते हैं। आप निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां, मानक प्रतिज्ञप्तियां पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी हैं? ए, ई, आई तथा ओ। ए यानी सर्वव्यापी सकारात्मक, ई यानी सर्वव्यापी निषेधात्मक, आई यानी अंशव्यापी सकारात्मक और ओ यानी अंशव्यापी निषेधात्मक। ठीक है। तो यदि युक्ति की तीनों प्रतिज्ञप्तियां ए, ई, आई, ओ में से ही होती हैं तो वो निरपेक्ष न्याय वाक्य कहलाता है। ठीक है। अब किसी भी निरपेक्ष न्याय वाक्य की वैधता के परीक्षण के लिए सबसे पहले उस निरपेक्ष न्याय वाक्य को एक मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अब उसके पश्चात ही हम उसको परंपरागत तर्कशास्त्रियों के अनुसार अरस्तु या वेन डायग्राम या आरेख में से किसी के भी तकनीक को अपना करके उसकी वैधता या अवैधता की जांच कर सकते हैं। ठीक है। और मानक आकार जो होता है निरपेक्ष न्याय वाक्य का, उसका एक क्रम निश्चित होता है। वो क्रम क्या होता है? सबसे पहले कौन सा होता है? जो दो आधार वाक्य अभी आपको बताए, जो सबसे पहला वाक्य होता है वो कहलाता है मुख्य आधार वाक्य यानी मेजर प्रेमिस। और दूसरा जो वाक्य होता है, वो दूसरी प्रतिज्ञप्ति, वो कहलाती है अमुख्य आधार वाक्य यानी माइनर प्रेमिस। और इन दोनों का जो अनुसरण करता है वो कहलाता है निष्कर्ष यानी तीसरा वाक्य। और निष्कर्ष के पहले हमेशा इसलिए या देयरफॉर लिखा जाता है और उसका सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसा आप पहले चूंकि और इसलिए का आप गणित में पढ़ चुके होंगे। तो आपने समझा कि प्रथम प्रतिज्ञप्ति जो है वो मुख्य आधार वाक्य यानी मेजर प्रेमिस कहलाती है। द्वितीय प्रतिज्ञप्ति जो है वो माइनर प्रेमिस या अमुख्य या गौड़ आधार वाक्य कहलाती है। और तीसरी प्रतिज्ञप्ति जो है वो निष्कर्ष या कंक्लूजन कहलाती है। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसमें आपने पढ़ लिया कि तीन वाक्य होते हैं जिसमें दो आधार वाक्य और एक निष्कर्ष। अब उसी तरह से निरपेक्ष न्याय वाक्य में केवल तीन पद होते हैं। अब वो तीन पद कौन से होते हैं? एक होता है मुख्य पद यानी मेजर टर्म, दूसरा होता है अमुख्य पद यानी माइनर टर्म, और तीसरा होता है मध्यम पद या मिडिल टर्म। ठीक है। या उसको हेतु पद भी हम कहते हैं। अब इसको भी परिभाषित कैसे कर सकते हैं या कैसे जान सकते हैं कि कौन सा पद मुख्य पद है या मेजर टर्म है, कौन सा पद माइनर टर्म है या अमुख्य पद है या गौड़ पद है, और कौन सा जो है मध्यम पद या हेतु पद है या मिडिल टर्म है? तो इसके लिए भी क्या परिभाषा है? जो निष्कर्ष का उद्देश्य पद होता है वो हमेशा अमुख्य पद होता है, क्योंकि वो अमुख्य आधार वाक्य से ही लिया जाता है। ठीक है। और
जिस वाक्य में ये अमुख्य पद होता है वो वाक्य भी अमुख्य आधार वाक्य होता है। तो अब आप समझ गए कि जो दूसरा आधार वाक्य होगा वो अमुख्य आधार वाक्य है। तो स्वाभाविक रूप से जो निष्कर्ष का उद्देश्य है वो कहां से लिया जाएगा? दूसरे आधार वाक्य यानी अमुख्य आधार वाक्य से। ठीक है। अब दूसरी बात, निष्कर्ष का जो विधेय पद है वो मुख्य पद कहलाता है यानी मेजर टर्म, और ये हमेशा मुख्य आधार वाक्य में होता है। और मुख्य आधार वाक्य कौन सा है? जो सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है। तो क्योंकि मुख्य पद मुख्य आधार वाक्य से लिया जा रहा है इसीलिए इसको मुख्य पद भी कहा जाता है। और जो मध्यम पद होता है ये केवल दोनों आधार वाक्यों में होता है, ये निष्कर्ष में नहीं होता। और दोनों आधार वाक्यों के मध्य ये संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है। और निष्कर्ष में उपस्थित ये नहीं होता, इसीलिए इसको देखिए मध्यम पद कह रहे हैं कि दो आधार वाक्यों के बीच में माध्यम होता है उनको जोड़ने का, और उन्हीं के आधार पर हम तीसरा वाक्य एक निष्कर्ष के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब सामान्य रूप से मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद, इनके लिए जो स्वीकृत संकेत हैं वो क्या है? जो सबसे पहले अगर हम कहें मुख्य पद, तो मुख्य पद को हम P यानी प्रेडिकेट से, क्योंकि निष्कर्ष का विधेय जो है मुख्य पद कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर निष्कर्ष कुछ भी होगा तो चाहे A प्रतिज्ञप्ति हो, ऑल SSP यानी सभी उद्देश्य विधेय है, तो विधेय, निष्कर्ष का विधेय वो मुख्य पद कहलाता है। इसलिए मुख्य पद के लिए संकेत कौन सा हो गया? P। अमुख्य पद के लिए संकेत कौन सा हो गया? S यानी सब्जेक्ट, क्योंकि निष्कर्ष का उद्देश्य है वो क्या कहलाता है? अमुख्य पद। और मध्यम पद के लिए कौन सा संकेत लिया जा सकता है? मिडिल टर्म यानी M। ठीक है। तो अब आप समझ गए, जो मुख्य पद है उसके लिए सांकेतिक शब्द है P यानी प्रेडिकेट जो कि विधेय होता है, और अमुख्य पद के लिए सांकेतिक शब्द है S यानी सब्जेक्ट जो कि उद्देश्य होता है निष्कर्ष का, और मध्यम पद के लिए सांकेतिक शब्द कौन सा हो गया? M यानी मिडिल टर्म। ठीक है। एक न्याय वाक्य का जो निष्कर्ष है वो मुख्य पद और अमुख्य पद द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वर्गों के बीच संबंधों पर जोर देता है। जो तीसरा पद हमने आपको भी बताया जो निष्कर्ष में मौजूद नहीं होता है और अन्य दोनों आधार वाक्यों में होता है वो मध्यम पद कहलाता है। जैसे अगर हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे ये हम वाक्य बोले यानी मुख्य आधार वाक्य, सभी मनुष्य मरणशील हैं। अंग्रेजी में अगर आप कहें तो ऑल मैन आर मॉर्टल। फिर हम दूसरा आधार वाक्य यानी माइनर प्रेमिस, अमुख्य आधार वाक्य की बात करें तो हम कहेंगे सभी राजा मनुष्य हैं, ऑल किंग्स आर मैन। तो अब देखिए मैंने पहला वाक्य क्या बताया आपको? मुख्य आधार वाक्य सभी मनुष्य मरणशील हैं, अमुख्य आधार वाक्य सभी राजा मनुष्य हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में मध्यम पद कौन सा हुआ जो दोनों आधार वाक्यों में है? मनुष्य। ठीक है। सभी मनुष्य मरणशील हैं और सभी राजा मनुष्य हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? इसलिए सभी राजा मरणशील हैं। अब आप समझ सकते हो कि हमने जो लिखा सभी राजा मरणशील हैं, राजा शब्द हमने कहां से लिया था? अमुख्य आधार वाक्य से, और मरणशील हमने कहां से लिया? मुख्य आधार वाक्य से। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि निष्कर्ष का उद्देश्य वो अमुख्य पद कहलाता है यानी माइनर टर्म, हमने इसको माइनर प्रेमिस से लिया, अमुख्य आधार वाक्य से लिया, और निष्कर्ष का विधेय मुख्य पद यानी मेजर टर्म कहलाता है जिसको हमने कहां से लिया? मुख्य आधार वाक्य से यानी मेजर प्रेमिस से। ठीक है। अब तीनों पद भी आपके समझ में आ गए होंगे कि मरणशील शब्द जो है वो क्या है? मुख्य पद है। जो राजा है यानी किंग्स है वो शब्द क्या है? अमुख्य पद है। और जो मैन यानी मानव शब्द है वो क्या है? मध्यम पद या हेतु पद। ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि निरपेक्ष न्याय वाक्य होता क्या है। तीन तर्क वाक्यों की, तीन प्रतिज्ञप्तियों की, निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियों की ऐसी युक्ति जिसमें दो आधार वाक्य और निष्कर्ष होता है। दोनों आधार वाक्यों में एक मुख्य आधार वाक्य, एक अमुख्य आधार वाक्य, और तीसरा वाक्य जो उनसे निगमित होता है वो कहलाता है निष्कर्ष। और साथ ही साथ हमने क्या जाना कि इसमें तीन पद होते हैं, मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद। निष्कर्ष का उद्देश्य अमुख्य पद कहलाता है, निष्कर्ष का विधेय
मुख्य पद कहलाता है, और मध्यम पद वो होता है जो केवल दोनों आधार वाक्यों में होता है। लेकिन अब मध्यम पद की स्थितियां जो है वो अलग अलग भी हो सकती हैं विभिन्न उदाहरणों में। तो आकृति, न्याय वाक्य की आकृति के बारे में अब हम जानते हैं, यानी फिगर के बारे में, कि न्याय वाक्य की यानी विभिन्न आकृतियां हो सकती हैं। और आकृति से मतलब क्या है? मध्यम पद के स्थान की विभिन्नता के आधार पर हम न्याय वाक्य की आकृति कौन से आधार वाक्य में किस स्थान पर है, इसके आधार पर निरपेक्ष न्याय वाक्य के अंतर्गत 4 प्रकार की आकृतियों को स्वीकार किया गया है। सबसे पहले हम पहली आकृति की बात करते हैं। जो सबसे पहली आकृति है उसमें मध्यम पद मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर होता है और अमुख्य आधार वाक्य में विधेय के स्थान पर होता है। ठीक है, जैसे अभी जो मैंने आपको पहले उदाहरण बताया था कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी राजा मनुष्य हैं। अब देखिए आप कि इसमें मध्यम पद कौन सा है? मनुष्य। मुख्य आधार वाक्य में कहा है? सभी मनुष्य मरणशील हैं, उद्देश्य के स्थान पर। और अमुख्य आधार वाक्य में कहा है? सभी राजा मनुष्य हैं, यानी विधेय के स्थान पर। तो जब इस तरह की कोई स्थिति होती है तो वो कौन सी आकृति कहलाती है? न्याय वाक्य की प्रथम आकृति। ठीक है, अब हम द्वितीय आकृति की बात करेंगे। न्याय वाक्य की द्वितीय आकृति वो होती है जिसमें मध्यम पद दोनों ही आधार वाक्यों में विधेय के स्थान पर होता है। ठीक है, दोनों आधार वाक्यों में जब मध्यम पद विधेय के स्थान पर होगा तो वो जो आकृति होगी निरपेक्ष न्याय वाक्य की, वो कौन सी आकृति कहलाएगी? द्वितीय आकृति। ठीक है, अब हम तृतीय आकृति की ओर चलते हैं। तृतीय आकृति न्याय वाक्य की वो होती है जहां पर दोनों ही आधार वाक्यों में मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर होता है। देखिए आप, बिल्कुल दूसरे आकृति का बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर दूसरी आकृति में हमने क्या जाना था कि दोनों आधार वाक्यों में मध्यम पद कहाँ होता है? विधेय के स्थान पर। और तीसरी आकृति में दोनों आधार वाक्यों में मध्यम पद कहाँ पर है? उद्देश्य के स्थान पर। ठीक है, अब चौथी आकृति की बात करें। चौथी आकृति में मध्यम पद मुख्य आधार वाक्य में विधेय के स्थान पर होता है और अमुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर। यानी प्रथम आकृति जो हमने पढ़ी थी उसका बिल्कुल विपरीत है। तो मेजर प्रेमिस यानी मुख्य आधार वाक्य में चतुर्थ आकृति में मध्यम पद कहाँ है? विधेय के स्थान पर। और अमुख्य आधार वाक्य यानी माइनर प्रेमिस में कहाँ पर है? उद्देश्य के स्थान पर। तो अब आपने जान लिया कि न्याय वाक्य की, निरपेक्ष न्याय वाक्य की 4 आकृतियां हो सकती हैं। और आकृतियां किस आधार पर निर्धारित की जाती हैं? कि आधार वाक्यों में मध्यम पद के स्थान की विभिन्नता पर निर्भर करती हैं। यानी आधार वाक्य में मध्यम पद किस स्थान पर है उसके आधार पर हम किसी भी निरपेक्ष न्याय वाक्य की आकृति को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी जान लिया कि न्याय वाक्य कहते किसे हैं, इसमें वाक्य कितने होते हैं, इसमें पद कितने होते हैं, उसको परिभाषित कैसे किया जाता है, यानी हम उसकी पहचान कैसे करते हैं। फिर हमने ये भी समझ लिया कि हम उसको कितनी आकृतियों में लिख सकते हैं, यानी किस किस आकृति में हमारे सामने वो युक्तियां आ सकती हैं। तो अब जब ये सब चीज हम जान गए तो अब हमको ये जानना पड़ेगा कि किसी भी युक्ति के निष्कर्ष को हम वैध या अवैध यानी वैलिड या इनवैलिड किस आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। यानी कैसे बता सकते हैं कि जो भी युक्ति हमारे सामने आई है वो वैध है, वैलिड है या इनवैलिड है। तर्कशास्त्र, अगर आप मुख्य रूप से तर्कशास्त्र जब पढ़ना शुरू आपने किया होगा तभी आपने समझा होगा कि तर्कशास्त्र का उद्देश्य ही मुख्य रूप से यह है कि किस प्रकार से हम शुद्ध विचार करना सीखें, हम वैध युक्तियों को जानना सीखें, यानी अशुद्ध और शुद्ध में अंतर करना सीखें, हम अवैध और वैध को अलग करना सीखें। तो इसलिए यहाँ पर अब हम वैधता के नियमों की बात करेंगे कि निरपेक्ष न्याय वाक्य की वैधता को जांचने के लिए कुछ नियम है। ठीक है, निष्कर्ष को क्योंकि इसमें आधार वाक्यों से अनेक ढंगों से स्थापित किया जा सकता है। आपने पढ़ा अभी, जाना अभी कि मध्यम पद के स्थान की विभिन्नता के आधार पर बहुत से अलग आधार हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से नियम बताए गए हैं जिनका पालन करके हम निरपेक्ष न्याय वाक्य को वैध साबित कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। अब इसके लिए जो नियम बताए गए इसमें से यदि किसी भी नियम का पालन नहीं होता है तो
अन्य नियमों की जांच किए बिना ही पहले ही ये स्वीकार किया जा सकता है कि हाँ, ये युक्ति अवैध है या इनवैलिड है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई भी न्याय वाक्य यदि दिया गया है यानी युक्ति दी गई है तो उसमें केवल एक ही नियम जो है उसका उल्लंघन हो रहा है या एक ही नियम का एक ही तर्क दोष है। उसमें एक से अधिक तर्क दोष भी हो सकते हैं। इसलिए यदि कोई युक्ति या न्याय वाक्य आपको मिलती है कभी भी उदाहरण के तौर पर सॉल्व करने के लिए, तो आपने हमेशा सभी नियमों का पालन करके देखना है कि उस निरपेक्ष न्याय वाक्य में या उस न्याय वाक्य में उस युक्ति में किस किस नियम का पालन नहीं हो रहा और कौन से तर्क दोष उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, अब आप जानते हो कि निरपेक्ष न्याय वाक्य में केवल निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां होती हैं और न्याय वाक्य का जो निष्कर्ष है वो मुख्य पद और अमुख्य पद द्वारा दर्शित दो वर्गों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। और ये संबंध किसके माध्यम से हम स्थापित करते हैं? मध्यम पद यानी मिडिल टर्म के माध्यम से। ठीक है, और जिन हम नियमों की बात कर रहे हैं ये आपने पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था, जब मैंने आपको पढ़ाया था तर्क दोषों के संबंध में, तो वहां मैंने आपको बताया था दो प्रकार के तर्क दोष होते हैं, एक आकारिक दोष यानी फॉर्मल फैलेसीज और दूसरे होते हैं अनाकारिक दोष यानी इनफॉर्मल फैलेसीज। हमने वहां पर इनफॉर्मल फैलेसीज यानी अनाकारिक दोष के बारे में जाना था, जो कि हम दैनिक जीवन में अपने जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहां पर बहुत सारे प्रसंग के अनुसार दोष हो जाते हैं, अनेकार्थक दोष हो जाते हैं, द्वयार्थक दोष हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की हमारी दैनिक जीवन की भाषा के आधार पर बहुत से दोष होते हैं। आज हम न्याय वाक्य की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो तर्क दोष होगा वो कौन सा दोष होगा? आकारिक दोष। ठीक है, फॉर्मल फैलेसीज। तो अब हम उन नियमों की बात कर लें कि जिनका अनुपालन यदि नहीं होता है तो कोई भी युक्ति में तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है यानी फॉर्मल फैलेसीज आ जाती हैं। सबसे पहले, यदि न्याय वाक्य में 3 से अधिक वाक्य होंगे, अभी आपने 3 वाक्य पढ़े कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक आकार निरपेक्ष न्याय वाक्य का क्या है, जिसमें 2 आधार वाक्य होंगे और एक निष्कर्ष होगा। दोनों आधार वाक्य में एक मुख्य आधार वाक्य मेजर प्रेमिस, एक अमुख्य आधार वाक्य यानी माइनर प्रेमिस, और तीसरा वाक्य क्या होगा? निष्कर्ष। तो वही पहला नियम है कि किसी भी निरपेक्ष न्याय वाक्य में 3 वाक्य होने चाहिए और 3 ही पद होने चाहिए। आपने पद कौन से पढ़े? मुख्य पद मेजर टर्म, अमुख्य पद माइनर टर्म और मध्यम पद या हेतु पद यानी मिडिल टर्म। तो यहाँ पर पहला नियम यही कहता है कि निरपेक्ष न्याय वाक्य में 3 वाक्य होने चाहिए और केवल 3 पद होने चाहिए। ठीक है, और पूरी युक्ति में प्रत्येक पद एक ही अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए। अब आप एक चीज और भी समझ लें कि जो 3 पद आपने पढ़े, ये तीनों पद 2-2 बार प्रयुक्त होते हैं। पूरी युक्ति में आप देखिए, मुख्य आधार वाक्य को अगर, तो उसमें एक मुख्य पद है और दूसरा मध्यम पद है यानी 2 पद हो गए। अमुख्य आधार वाक्य पे आप जाएं तो वहां भी 2 पद है, एक अमुख्य पद यानी माइनर टर्म और दूसरा मध्यम पद यानी मिडिल टर्म। और तीसरा जब हम निष्कर्ष में जाते हैं तो वहां क्या होता है? मुख्य पद और अमुख्य पद। तो कुल मिलाकर 3 पद है, लेकिन तीनों 2-2 बार, यानी मुख्य पद मुख्य आधार वाक्य में और निष्कर्ष में, अमुख्य पद अमुख्य आधार वाक्य और निष्कर्ष में, और मध्यम पद दोनों आधार वाक्यों में। ठीक है, तो यही पहला नियम कह रहा है कि केवल 3 वाक्य होने चाहिए, 3 प्रतिज्ञप्तियां होनी चाहिए और 3 ही पद होने चाहिए और तीनों 2 बार प्रयुक्त होने चाहिए और प्रत्येक पद एक ही अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे अधिक होता है तो उसमें चतुष्पदी दोष आ जाता है, फैलेसी ऑफ 4 टर्म जिसको हम बोलते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि सभी अध्यापक स्नातक हैं, ये मुख्य आधार वाक्य हो गया। फिर हमने अमुख्य आधार वाक्य क्या लिया? कुछ स्नातक खिलाड़ी हैं। अब देखिए इसमें मध्यम पद कौन सा है? स्नातक। और अगर आप थोड़ा ध्यान से सुने तो जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी अगर हम आकृति इसकी देखें तो सभी अध्यापक स्नातक हैं, कुछ स्नातक खिलाड़ी हैं। मुख्य आधार वाक्य में मध्यम पद कहाँ है? विधेय के स्थान पर। और अमुख्य आधार वाक्य में स्नातक शब्द कहाँ है? उद्देश्य के स्थान पर। तो ये देखिए कौन सा आकृति हो गई? चतुर्थ आकृति। ठीक है, तो इन दोनों से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इसलिए कुछ अध्यापक धावक हैं। अगर हमने ये निष्कर्ष निकाला तो यहाँ पर देखिए 4 पद हो गए। क्या? अध्यापक, स्नातक, खिलाड़ी और धावक।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधार वाक्यों में जो सूचना दी गई थी वो निष्कर्ष के अभिकथन के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं कर रही, क्योंकि हम जो धावक शब्द का हमने प्रयोग किया वो आधार वाक्यों में पहले से निहित नहीं है। इसलिए इसमें कौन सा दोष आ रहा है? चतुष्पदी दोष या फैलेसी ऑफ फोर टर्म। अब हम दूसरे दोष की ओर चलते हैं, जो कि होता है मध्यम पद की व्याप्ति का दोष। हम पढ़ चुके हैं, आपने व्याप्ति भी पढ़ी होगी जब आपने प्रतिज्ञप्ति पढ़ा होगा। तो उसमें आपने जो मानक आकार की चार निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां होती हैं, ए, ई, आई तथा ओ, तो केवल आपके रिवीजन के लिए यहां पर बता दूं, जो ए तर्क वाक्य यानी मुख्य आधार सर्वव्यापी सकारात्मक तर्क वाक्य या प्रतिज्ञप्ति है, उसका उद्देश्य पद व्याप्त होता है और विधेय पद अव्याप्त होता है। जो ई तर्क वाक्य होता है यानी सर्वव्यापी निषेधात्मक, उसका उद्देश्य और विधेय दोनों पद व्याप्त होते हैं। जो आई तर्क वाक्य यानी अंश व्यापी सकारात्मक, उसका उद्देश्य और विधेय दोनों पद अव्याप्त होते हैं। और जो ओ तर्क वाक्य यानी अंश व्यापी निषेधात्मक, उसका उद्देश्य अव्याप्त होता है और विधेय व्याप्त होता है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब क्या है? किसी भी पद को व्याप्त कब कहा जाता है? जब प्रतिज्ञप्ति उस पद द्वारा प्रतिनिधित्व या अभिहित वर्ग के सभी सदस्यों को संदर्भित करती है। इसलिए मध्यम पद को मुख्य या अमुख्य आधार वाक्य में अवश्य व्याप्त या वितरित होना चाहिए। ये दूसरा नियम है कि मध्यम पद को निरपेक्ष न्याय वाक्य में कम से कम एक आधार वाक्य में अवश्य वितरित या व्याप्त होना चाहिए। ठीक है। अब आप जानते हो, क्योंकि मध्यम पद जो है, ये आपको मैंने पहले बताया कि मुख्य और अमुख्य पदों के मध्य संबंध के अभिकथन में सहायता करता है। ठीक है। तो इसके मुख्य आधार वाक्य और मध्यम पद के बीच संबंध का अभिकथन करता है, और अमुख्य आधार वाक्य में अमुख्य पद और मध्यम पद के बीच संबंध का अभिकथन करता है। इसलिए यदि मध्यम पद किसी भी प्रतिज्ञप्ति में व्याप्त नहीं है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि किसी भी माध्यम से ये मध्यम पद जो है प्रतिनिधि वर्ग के सभी सदस्यों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो इसलिए निष्कर्ष जो है वो आधार वाक्यों से निगमित नहीं कहा जा सकता। और इस नियम का पालन न होने पर कौन सा दोष आ जाता है? अव्याप्त या अवितरित मध्यम पद दोष, यानी फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। देखिए, हम एक उदाहरण से भी इसको जान लेते हैं। जैसे हम ये कहें मुख्य आधार वाक्य कि सभी कुत्ते जानवर हैं, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। अब हमने माइनर प्रेमिस कहा कि सभी हाथी जानवर हैं, यानी ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स। अब आप देखिए, सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी हाथी जानवर हैं। इसमें मध्यम पद कौन सा है? जानवर यानी एनिमल। ये दोनों आधार वाक्यों में कहा है। देखिए, अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो पिछला जो पढ़ा है उसका रिवीजन अगर आप साथ साथ समझते जाएंगे तो यानी आपको आकृति भी समझ में आ जाएगी। जानवर शब्द दोनों ही आधार वाक्यों में कहा है विधेय के स्थान पर, यानी ये आकृति कौन सी हुई? द्वितीय आकृति। अब आप ये समझिए, ये दोनों आधार वाक्य कौन सी प्रतिज्ञप्तियां हैं? सभी कुत्ते जानवर हैं यानी ए प्रतिज्ञप्ति, सभी हाथी जानवर हैं यानी ए प्रतिज्ञप्ति। दोनों आधार वाक्य ए प्रतिज्ञप्तियां हैं, दोनों में मध्यम पद कहाँ है? विधेय के स्थान पर। और आपको अभी मैंने बताया और आप पहले पढ़ चुके हो कि ए प्रतिज्ञप्ति का विधेय क्या होता है? अव्याप्त होता है। तो यानी दोनों आधार वाक्यों में मध्यम पद किसी में भी व्याप्त नहीं है। तो देखिए, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? इसलिए सभी हाथी कुत्ते हैं, यानी देयरफॉर ऑल एलिफेंट्स आर डॉग्स, जो कि वैध नहीं है। ये नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं कि ये उदाहरण जो है इसमें युक्ति अपने मानक आकार में तो है। मानक आकार मतलब दो आधार वाक्य भी हैं और निष्कर्ष भी है, लेकिन मध्यम पद जो है वो मुख्य पद और मुख्य आधार वाक्य और अमुख्य यानी मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस दोनों में से किसी में भी व्याप्त नहीं है। इस कारण से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या है? अवैध है, यानी इनवैलिड है। ठीक है। अब हम तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि निष्कर्ष में कोई भी व्याप्त पद आधार वाक्य में भी व्याप्त होना चाहिए। ठीक है। अब निष्कर्ष में व्याप्त पद कौन से हो सकते हैं? या तो मुख्य पद होगा या अमुख्य पद होगा, क्योंकि निष्कर्ष का उद्देश्य क्या कहलाता है? अमुख्य पद यानी माइनर टर्म। और निष्कर्ष का विधेय क्या कहलाता है? मुख्य पद यानी मेजर टर्म।
तो न्याय वाक्य का निष्कर्ष यदि मुख्य और अमुख्य जो मुख्य पद है न्याय वाक्य का, उसमें निष्कर्ष में अगर वो व्याप्त है और वो आधार वाक्य में अव्याप्त है, तो उससे अव्याप्त मुख्य पद का दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी यदि हम निष्कर्ष का विधेय व्याप्त होता है और वो आधार वाक्य में यानी मुख्य आधार वाक्य में अव्याप्त है, तो यहां पर कौन सा दोष आ जाएगा? अव्याप्त मुख्य पद दोष, यानी फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर जिसको बोलते हैं। और यदि निष्कर्ष का उद्देश्य व्याप्त है लेकिन वो आधार वाक्य यानी अमुख्य आधार वाक्य में अव्याप्त है, तो कौन सा दोष हो जाएगा? अव्याप्त अमुख्य पद दोष, यानी फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। ठीक है, क्योंकि यदि मुख्य पद इनमें से कोई भी निष्कर्ष में व्याप्त है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि निष्कर्ष जो है वो उस पद के द्वारा प्रतिनिधि वर्ग के सभी सदस्यों को संदर्भित कर रहा है। और यदि निष्कर्ष आधार वाक्यों का अनुसरण कर रहा होता है, तो निष्कर्ष में व्याप्त पद को आधार वाक्य में भी व्याप्त होना चाहिए। ठीक है, अब इस नियम का पालन ना होने पर, जैसे मैंने आपको बताया कि अव्याप्त पर प्रक्रिया दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसमें अमुख्य पद की अव्याप्ति का दोष है, तो कौन सा हो जाएगा? अव्याप्त अमुख्य पद दोष, यानी फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर। देखिए, हम एक उदाहरण से भी अगर इसको समझने की कोशिश करें, हम मुख्य आधार वाक्य लेते हैं, सभी सोफा कुर्सियां हैं। ठीक है, फिर हमने ये कौन सा आधार वाक्य हो गया? ए प्रतिज्ञप्ति है। अब माइनर प्रेमिस यानी अमुख्य आधार वाक्य हम ले, तो उसको हम बोलते हैं कोई भी सोफा आराम कुर्सी नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा? सभी सोफा कुर्सियां हैं, कोई भी सोफा आराम कुर्सी नहीं है। फिर से देखिए आप रिवीजन में, सोफा शब्द जो है वो मध्यम पद है और दोनों आधार वाक्यों में कहाँ है? उद्देश्य के स्थान पर, यानी कौन सी आकृति हो गई? तृतीय आकृति। ठीक है, अब इससे हम कोई भी निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं? इसलिए कोई भी आराम कुर्सी कुर्सी नहीं है। ठीक है, ये इसमें देखिए कौन सा दोष है? यहाँ पर जो कुर्सी शब्द है, निष्कर्ष का उद्देश्य, ये हमने कहां से लिया? मेजर प्रेमिस से। मेजर प्रेमिस में ये किस जगह पर है? विधेय के स्थान पर। मुख्य आधार वाक्य प्रतिज्ञप्ति कौन सी है? ए प्रतिज्ञप्ति। और ए प्रतिज्ञप्ति का विधेय अव्याप्त होता है, जबकि निष्कर्ष ई प्रतिज्ञप्ति है और ई के दोनों पद व्याप्त होते हैं और ये पद निष्कर्ष में व्याप्त है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष आ रहा है? फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर, यानी अव्याप्त मुख्य पद का दोष। ठीक है, अब हम चौथे नियम की ओर, अगले नियम की ओर चल रहे हैं, जो है निषेधात्मक आधार वाक्यों का दोष। जो निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति होती है वो दो वर्गों के पूर्णता या अंशता बहिष्करण का अभिकथन करती है। पूर्णता या अंशता हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ई प्रतिज्ञप्ति जो सर्वव्यापी निषेधात्मक है और ओ प्रतिज्ञप्ति जो अंशव्यापी निषेधात्मक है, तो इसलिए निषेधात्मक सर्वव्यापी भी है और अंशव्यापी भी है। इसलिए निषेधात्मक प्रतिज्ञप्ति जो है वो दो वर्गों के पूर्णतया या अंशता बहिष्करण का अभिकथन करती है। और यदि निरपेक्ष न्याय वाक्य की दोनों प्रतिज्ञप्तियां निषेधात्मक हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है कि मध्यम पद का जो समावेशन है वो मुख्य और अमुख्य दोनों में से किसी में भी नहीं है। इसलिए इन पदों के बीच कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। यानी यदि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हैं, तो वे किसी निष्कर्ष का भी आधार नहीं हो सकते हैं। और यदि इस नियम का पालन नहीं होता या इस नियम का उल्लंघन होता है, तो इसमें निषेधात्मक आधार वाक्यों का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो कुल मिला के अगर आप सार रूप में कहें ना, तो यानी यदि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हैं, तो उससे हम कोई भी वैध निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हैं, तो कौन से हो सकते हैं? आपने 4 प्रकार के मानक आकार प्रतिज्ञप्तियां पढ़ी, ए, ई, आई तथा ओ। इसमें से ए जो है वो सकारात्मक है, आई भी सकारात्मक है, तो निषेधात्मक कौन सी है? 2। कौन? ई और ओ। तो या तो जो संयोग होगा वो क्या होगा दोनों आधार वाक्यों का? दोनों आधार वाक्य ई तर्क वाक्य हो, या दोनों आधार वाक्य ओ तर्क वाक्य हो, या मुख्य आधार वाक्य ई तर्क वाक्य हो और अमुख्य ओ हो, या मुख्य ओ तर्क वाक्य हो और
अमुख्य वाक्य ई तर्क वाक्य। ऐसा कोई भी संयोग होगा, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो उससे कोई भी वैध निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। जैसे देखिए, उदाहरण से भी अगर आप समझने की कोशिश करें, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी गाय मांसाहारी नहीं है, ई प्रतिज्ञप्ति हुई है। फिर हमने कहा कुछ पशु मांसाहारी नहीं है, ये कौन सी हुई? ओ प्रतिज्ञप्ति। अब इससे देखिए क्या निष्कर्ष निकल गया, इसलिए कुछ पशु गाय नहीं है, ऐसा ये वैध निष्कर्ष नहीं है ना। क्यों? क्योंकि दो निषेधात्मक आधार वाक्यों से यहाँ पर निष्कर्ष को निकालने का प्रयास किया गया, इसलिए निषेधात्मक आधार वाक्यों का दोष उत्पन्न हो गया है। अब हम अगले दोष की ओर जाते हैं। अभी तो हमने ये जाना कि यदि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हो तो उससे कोई वैध निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब हम ये जानते हैं कि यदि निरपेक्ष न्याय वाक्य की एक प्रतिज्ञप्ति निषेधात्मक है तो फिर ऐसी स्थिति में निष्कर्ष जो है वो विधानात्मक संभव नहीं है। निष्कर्ष होगा तो वो निषेधात्मक ही होगा। और यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो कौन सा दोष होता है? निषेधात्मक आधार वाक्य से विधानात्मक निष्कर्ष निगमन होने का दोष। fallacy of drawing an affirmative conclusion from negative premise। अब उदाहरण के तौर पे अगर समझिए, जैसे हम ये कहें सभी क्रिकेटर एथलीट हैं। फिर हमने कहा अमुख्य आधार वाक्य, कोई भी एथलीट कवि नहीं है। ठीक है, अब देखिए मुख्य आधार वाक्य क्या था? ए। अमुख्य आधार वाक्य क्या है? ई। तो यानी दोनों आधार वाक्यों में से एक आधार वाक्य क्या हो गया? निषेधात्मक हो गया। तो इसलिए अगर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए सभी कवि क्रिकेटर हैं, तो देखिए ये वैध निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि दोनों आधार वाक्यों में से एक आधार वाक्य निषेधात्मक होने पर भी निष्कर्ष क्या निकला है? सकारात्मक या विधानात्मक। इसलिए जो निष्कर्ष है वो वैध रूप से निगमित नहीं हो पा रहा है। अब हम अगले नियम की बात करते हैं। वो नियम ये कहता है कि दो सर्वव्यापी आधार वाक्यों से अंशव्यापी निष्कर्ष को निगमित नहीं किया जा सकता। यानी दोनों आधार वाक्य यदि यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है, सर्वव्यापी हैं, तो उनसे कोई भी अंशव्यापी निष्कर्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सर्वव्यापी प्रतिज्ञप्तियां जो हैं वो अस्तित्व परक आशय नहीं रखती हैं, लेकिन अंशव्यापी प्रतिज्ञप्तियां अस्तित्व परक आशय रखती हैं। और इस नियम का यदि हम पालन नहीं करते, किसी न्याय वाक्य में नहीं हो रहा होता, तो ऐसी युक्ति में अस्तित्व परक दोष यानी एग्जिस्टेंशियल फैलेसी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़े कि कौन कौन से निरपेक्ष न्याय वाक्य की वैधता या अवैधता की जांच करने के लिए नियम हैं जिनका अनुपालन करना आवश्यक है। यदि इनका अनुपालन नहीं हो रहा होता तो वो न्याय वाक्य दोषपूर्ण होता है, उसमें दोष होता है। और वो दोष कौन सा होता है? आकारिक दोष यानी फॉर्मल फैलेसीज। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके? हमने पढ़ा निरपेक्ष न्याय वाक्य कहते किसे हैं, होता ये किसका रूप है, उसमें वाक्य कितने होते हैं, उसमें पद कितने होते हैं, निरपेक्ष न्याय वाक्य की आकृतियां कितनी होती हैं, और निरपेक्ष न्याय वाक्य के संयोगों को हम किस प्रकार से युक्ति को या न्याय वाक्य की वैधता या अवैधता की जांच कर सकते हैं। अब हम एक चीज और भी यहाँ पर जान लेते हैं कि हमने जितना कुछ पढ़ा उसके आधार पर कुछ जो चारों आकृतियां हैं उसमें कुछ वैध संयोग हैं, या अवस्था निर्धारण जिसको बोलते हैं, या मूड्स बोलते हैं इंग्लिश में, कि कुछ ऐसे संयोग हैं, अवस्था निर्धारण हैं जो चारों आकृतियों में वैध माने गए हैं। अब हम कैसे इसको निर्धारित करते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। कि निरपेक्ष प्रतिज्ञप्तियां संख्या में 4 हैं। कौन सी? ए, ई, आई तथा ओ। अब इनकी सहायता से कोई भी न्याय वाक्य बनाया जा सकता है, तभी वो निरपेक्ष न्याय वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसलिए निरपेक्ष न्याय वाक्य प्रतिज्ञप्तियों के भिन्न भिन्न संचयन की 64 संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि हर प्रतिज्ञप्ति को हम 4 आकृतियों में रख सकते हैं। तो इसको अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? 64 संभावनाएं हो सकती हैं अलग भिन्न भिन्न संचयन की। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो निरपेक्ष न्याय वाक्य के 64 ढंग हो सकते हैं उसको प्रस्तुत करने के, और इनमें से प्रत्येक ढंग जो है वो चारों आकृतियों में से किसी में भी पाया जा सकता है। इसलिए अगर निरपेक्ष न्याय वाक्य के कुल रूपों की बात करें तो 64 × 4 कितने हो गए? 256।
संभावित हो सकते हैं। इनमें से पारंपरिक तर्कशास्त्रियों के अनुसार केवल 15 रूप जो हैं, 15 संयोग हैं, वो वैध रूप हैं, यानी वैलिड फॉर्म है। अब इन वैध रूपों को भी एक विशिष्ट नाम दिया गया है आकृतियों के अंतर्गत। इनको भी आप समझ लें। इन नामों से, नामों में दिए गए जो अल्फाबेट्स हैं उसमें आकृतियां कहीं ना कहीं छिपी हुई हैं, उससे हम उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो प्रथम आकृति है उसके कौन कौन से वैध संयोग हो सकते हैं। इसमें 4 वैध संयोग हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है, कहलाता है बार बारा। बार बारा में ए, ये देखिए आप 3 अल्फाबेट्स छिपे हुए, BAR तो ए। इसमें जो सबसे पहला अल्फाबेट हमको जो दिखता है, जो हमारे AEIO में से है, सबसे पहला वाला निर्धारित करता है या इंगित करता है मुख्य आधार वाक्य की ओर। जो दूसरा है वो निर्धारित करता है अमुख्य आधार वाक्य यानी माइनर प्रेमिस की ओर। और तीसरा जो है वो इंडिकेट करता है या निर्धारित इंगित करता है हमें निष्कर्ष की ओर कि कौन सी प्रतिज्ञप्ति निष्कर्ष है। तो सबसे पहला कौन सा है, ए, यानी तीनों आधार वाक्य जब ए प्रतिज्ञप्तियां होती हैं और वो प्रथम आकृति में होता है तो वो न्याय वाक्य वैध होता है। जैसे मैंने पहले आपको एक उदाहरण बताया था, ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी सभी मनुष्य मरणशील हैं। सभी राजा मनुष्य हैं, इसलिए सभी राजा मरणशील हैं। इसमें आपने देखा था सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी राजा मनुष्य हैं। प्रथम आकृति में है मनुष्य शब्द, जो शब्द है, पद है, वो मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर और अमुख्य आधार वाक्य में कहाँ है, विधेय के स्थान पर। और ये प्रथम आकृति में, इसलिए इससे जो भी निष्कर्ष निगमित किया गया वो वैध है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आप इसको किसी और आकृति में रखने की कोशिश करेंगे तो वो जो संयोग है वो इनवैलिड या अवैध हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, यानी सभी कुत्ते जानवर हैं। ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स, सभी हाथी जानवर हैं। देयरफॉर ऑल एलिफेंट्स आर डॉग्स। ये देखिए तीनों ए आधार वाक्य हैं, लेकिन जो निष्कर्ष निगमित हुआ है वो वैध नहीं है क्योंकि ये प्रथम आकृति में नहीं है। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स, दोनों में आधार वाक्यों में मध्यम पद कहाँ है, विधेय के स्थान पर। यानी आकृति कौन सी हो गई, द्वितीय आकृति। तो जो एक संयोग किसी एक आकृति में वैध है वो आवश्यक नहीं है कि दूसरी आकृति में भी वैध हो। ठीक है, तो ये बार बारा ए का जो संयोग है ये प्रथम आकृति में वैध है। दूसरा इसी में प्रथम आकृति में वैध संयोग है वो कौन सा है, सिलारेंट, जिसको बोलते हैं सिलारेंट, CELARENT, EAE, यानी मुख्य आधार वाक्य ई प्रतिज्ञप्ति, अमुख्य आधार वाक्य ए प्रतिज्ञप्ति और निष्कर्ष ई प्रतिज्ञप्ति। ठीक है, तीसरा संयोग है यहाँ पर प्रथम आकृति में जो वैध संयोग होता है वो कहलाता है दाराई, DARII, यानी AII, ये कॉम्बिनेशन है। मुख्य आधार वाक्य कौन सी प्रतिज्ञप्ति हुई, ए, अमुख्य आधार वाक्य आई और निष्कर्ष आई। तो ये 3 जो आपने पढ़े अभी। और चौथा जो वैध संयोग है प्रथम आकृति में वो है फेरियो, FERIO, यानी EIO, मुख्य आधार वाक्य ई प्रतिज्ञप्ति, अमुख्य आधार वाक्य आई प्रतिज्ञप्ति और निष्कर्ष ओ प्रतिज्ञप्ति। तो प्रथम आकृति के 4 वैध संयोग कौन से हो गए, बार बारा, AAA, सिलारेंट, EAE, दाराई, AII और फेरियो, EIO। ठीक है, अब हम द्वितीय आकृति की ओर चलते हैं जिसमें मध्यम पद दोनों आधार वाक्यों में कहाँ होता है, विधेय के स्थान पर। ठीक है, इसके आधार पर यहाँ पर भी 4 वैध संयोग है। पहला है सिसारे, CESARE, यानी EAE, मुख्य आधार वाक्य ई, अमुख्य आधार वाक्य ए और निष्कर्ष ई। ये एक द्वितीय आकृति का वैध संयोग है। दूसरा इसमें है केमिस्ट्रस, जिसका नाम है CAMESTRES, यानी AEE, मुख्य आधार वाक्य कौन सी प्रतिज्ञप्ति हुई, ए, अमुख्य आधार वाक्य कौन सी हुई, ई और निष्कर्ष कौन सी प्रतिज्ञप्ति हुई, ई। केमिस्ट्रस एक वैध संयोग है द्वितीय आकृति का। तीसरा वैध संयोग द्वितीय आकृति के अंतर्गत ये कौन सा है,
बारोको, BAROKO, यानी AOO। मुख्य आधार वाक्य कौन सा हुआ? ए प्रतिज्ञप्ति, अमुख्य आधार वाक्य ओ प्रतिज्ञप्ति और निष्कर्ष ओ प्रतिज्ञप्ति। ठीक है। और अंतिम इसमें है, यानी द्वितीय आकृति में जो वैध संयोग है वो है फेस्टिनो, FESTINO, फेस्टिनो यानी EIO। मुख्य आधार वाक्य मेजर प्रेमिस, ई तर्क वाक्य, अमुख्य आधार वाक्य यानी माइनर प्रेमिस, आई तर्क वाक्य और निष्कर्ष ओ यानी कंक्लूजन। तो इस तरह से आपने पढ़ा। पहले आपने पढ़ा प्रथम आकृति में 4, बारबारा, सेलारेंट, दराई और फेरियो। अब हमने द्वितीय आकृति में 4 वैध संयोग पढ़े। कौन से? सिसारे, EAE, केमिस्ट्रस, AEE, बारोको, AOO और फेस्टिनो, EIO। ठीक है। अब हम तृतीय आकृति की ओर चलते हैं। इसके कौन से वैध संयोग परंपरागत तर्कशास्त्र के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं? इसमें भी 4 हैं। पहला कौन सा है? दातीसी, DATISI यानी AII। मेजर प्रेमिस या मुख्य आधार वाक्य ए तर्क वाक्य, माइनर प्रेमिस या अमुख्य आधार वाक्य आई तर्क वाक्य और निष्कर्ष आई तर्क वाक्य। ठीक है। ये भी एक वैध संयोग है तृतीय आकृति का। दूसरा है इसमें दिशामिस, DISAMIS, IAI। मुख्य आधार वाक्य मेजर प्रेमिस आई तर्क वाक्य, अमुख्य आधार वाक्य माइनर प्रेमिस ए तर्क वाक्य और निष्कर्ष या कंक्लूजन आई तर्क वाक्य। ठीक है। ये भी एक तृतीय आकृति का वैध संयोग है। तीसरा है इसमें फेरिसन, FERISON यानी EIO। इसमें भी देखिए आप, मुख्य आधार वाक्य कौन सा हो गया? ई तर्क वाक्य, अमुख्य आधार वाक्य आई तर्क वाक्य और निष्कर्ष कौन सा हो गया? ओ तर्क वाक्य। चौथा इसमें है बोकार्डो, BOKARDO यानी OAO। मुख्य आधार वाक्य या मेजर प्रेमिस ओ तर्क वाक्य, अमुख्य आधार वाक्य ए तर्क वाक्य और निष्कर्ष ओ तर्क वाक्य। ठीक है। तो अब हमने तृतीय आकृति में भी 4 वैध संयोग पढ़े, जो कौन कौन से हुए? दातीसी यानी AII, दिशामिस यानी IAI, फेरिसन यानी EIO और बोकार्डो यानी OAO। अब चौथी आकृति की ओर चलते हैं। चौथी आकृति कौन में आप पढ़ चुके हो? मध्यम पद किस किस स्थान पर होता है? मुख्य आधार वाक्य यानी मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर, और अमुख्य आधार वाक्य यानी माइनर प्रेमिस में कहाँ होता है? उद्देश्य के स्थान पर। उसके आधार पर देखते हैं हम यहाँ पर। अब आप पढ़ चुके हो पहली आकृति में 4, द्वितीय में 4, तृतीय में 4, तो 4 4 8 4 12 आप पढ़ चुके हो और 15 में से अब बचे कितने? 3। तो ये 3 परंपरागत तर्कशास्त्रियों के अनुसार चौथी आकृति में वैध संयोग हैं। उसमें पहला क्या है? कैमिनस, CAMENES यानी AEE। मुख्य आधार वाक्य या मेजर प्रेमिस क्या हुआ? ए तर्क वाक्य, अमुख्य आधार वाक्य यानी माइनर प्रेमिस क्या हुआ? ई तर्क वाक्य और निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या हुआ? ई तर्क वाक्य। ठीक है। ये चतुर्थ आकृति का पहला वैध संयोग है। दूसरा क्या है? दिमारिस यानी DIMARIS यानी IAI। मुख्य आधार वाक्य या मेजर प्रेमिस आई, अमुख्य आधार वाक्य यानी माइनर प्रेमिस ए और निष्कर्ष क्या हुआ? या कंक्लूजन आई तर्क वाक्य। ठीक है। और लास्ट है इसमें फ्रेसिसन, FRESISON यानी EIO। ये कॉम्बिनेशन है। यानी मुख्य आधार वाक्य कौन सा हुआ? ई तर्क वाक्य, अमुख्य आधार वाक्य यानी माइनर प्रेमिस क्या हुआ? आई तर्क वाक्य और निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या हुआ? ओ तर्क वाक्य। तो इस तरह से चतुर्थ आकृति में परंपरागत तर्कशास्त्रियों के अनुसार कौन से हो गए? कैमिनस यानी AEE, दिमारिस यानी IAI और फ्रेसिसन यानी EIO। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इन चारों आकृतियों में मैंने आपको पहले उदाहरण से जैसे बारबारा AAA का संयोग बताया था कि वो प्रथम आकृति में तो वैध है, लेकिन अन्य आकृतियों में वो अवैध हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि सारे नियमों का पालन नहीं कर पाता। परंतु
एकमात्र संयोग है EIO, जो कि चारों आकृतियों में वैध है। उसके नाम अलग अलग है, प्रतीक नाम अलग है, विशिष्ट नाम अलग है, लेकिन ये संयोग चारों आकृतियों में वैध है। जिसमें प्रथम आकृति में उसका नाम क्या है? फेरियो। द्वितीय आकृति में उसका नाम क्या है? फेस्टिनो। तृतीय आकृति में उसका नाम क्या है? फेरिसन। और चतुर्थ आकृति में उसका नाम क्या है? फ्रेसिसन। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। केवल एकमात्र आकृत संयोग ऐसा है जो चारों आकृतियों में निरपेक्ष न्याय वाक्य की वैध है, जो कि है EIO का कॉम्बिनेशन। तो मुझे लगता है अब आपको आज की ये जो क्लास थी उसके अंतर्गत मैंने जो भी बताया वो सब समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको पूरा रिवीजन करवा देती हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया। मुख्य रूप से सबसे पहले आपको ये जानना है कि हम जो निरपेक्ष न्याय वाक्य पढ़ रहे हैं ये किस अनुमान के अंतर्गत आता है? व्यवहित अनुमान के अंतर्गत, क्योंकि व्यवहित अनुमान वो होता है जिसमें हम दो आधार वाक्यों से मध्यम पद के माध्यम से निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। अगर केवल एक आधार वाक्य से हम निष्कर्ष को प्राप्त करेंगे तो वो कौन सा अनुमान कहलाएगा? अव्यवहित अनुमान या इमीडिएट इन्फरेंस, जिसको हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब निरपेक्ष न्याय वाक्य में वाक्य कितने होते हैं? 3 वाक्य होते हैं, जिसमें से 2 आधार वाक्य और एक निष्कर्ष। जो 2 आधार वाक्य होते हैं उसमें सबसे पहले कौन सा होता है? मुख्य आधार वाक्य यानी मेजर प्रेमिस, फिर अमुख्य आधार वाक्य यानी माइनर प्रेमिस, और तीसरा जो इनसे निगमित होता है वो कहलाता है निष्कर्ष। और हमेशा निष्कर्ष के पहले इसलिए या उसका सूचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। और निरपेक्ष न्याय वाक्य को प्रस्तुत करने का एक तरीका, एक क्रमबद्धता भी होती है कि हमेशा मुख्य आधार यानी अमुख्य आधार वाक्य को और अंत में रखेंगे हम निष्कर्ष को। ये क्रम अगर आप नहीं शामिल करते हैं, उस क्रम के अनुसार नहीं करते हैं, तो युक्ति में दोष होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा कि इसमें 3 पद होते हैं। कौन कौन से? मुख्य पद यानी मेजर टर्म, अमुख्य पद यानी माइनर टर्म, और मिडिल टर्म यानी मध्यम पद या हेतु पद। मुख्य पद या मेजर टर्म निष्कर्ष के विधेय को कहते हैं। निष्कर्ष के विधेय में होता है और कहाँ होता है? मुख्य आधार वाक्य में। फिर हमने पढ़ा निष्कर्ष के उद्देश्य को हम क्या कहते हैं? अमुख्य पद या माइनर टर्म, ये निष्कर्ष में होता है और साथ में कहाँ होता है? अमुख्य आधार वाक्य में। ठीक है, और मध्यम पद या हेतु पद कौन सा होता है? जो केवल दोनों आधार वाक्यों में होता है और दोनों के मध्य संबंध को स्थापित करने का कार्य करता है। ये पद ध्यान रखिएगा, ये पद निष्कर्ष में नहीं होता है, ये केवल आधार वाक्यों में होता है। ठीक है, और हम अगर निरपेक्ष न्याय वाक्य की स्थिति देखें तो वहां पर हम इन तीनों के लिए संकेत कौन से प्रयुक्त करते हैं? हम मुख्य पद यानी मेजर टर्म के लिए संकेत कौन सा होता है? P यानी प्रेडिकेट, क्योंकि निष्कर्ष का प्रेडिकेट है। हम माइनर टर्म या अमुख्य पद के लिए कौन सा संकेत प्रयोग करते हैं? S यानी सब्जेक्ट, क्योंकि निष्कर्ष का उद्देश्य अमुख्य पद कहलाता है। और मध्यम पद या हेतु पद के लिए हम कौन सा संकेत प्रयुक्त करते हैं? M यानी मिडिल टर्म। ठीक है, ये चीज आपको फिर से याद आ गई होगी। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हम किस तरह से किसी भी प्रतिज्ञप्ति, आकृतियां हमने फिर पढ़ी कि 4 प्रकार की आकृतियां होती हैं। और आकृति कहते किसे हैं? जिसमें न्याय वाक्य के में मध्यम पद के स्थान की विभिन्नता के आधार पर जिसका निर्धारण होता है कि न्याय वाक्य में किसी भी प्रतिज्ञप्ति में मध्यम पद किस स्थान पर है, उस स्थान की भिन्नता के आधार पर कितनी आकृतियां हो गई? 4, जिसमें पहली में मध्यम पद उद्देश्य, मध्यम पद मुख्य आधार वाक्य में कहाँ होता है? उद्देश्य के स्थान पर, और अमुख्य आधार वाक्य में विधेय के स्थान पर। द्वितीय आकृति में हमने क्या जाना? मध्यम पद दोनों ही आधार वाक्यों में कहाँ होता है? विधेय के स्थान पर। तीसरी आकृति में हमने जाना कि मध्यम पद दोनों आधार वाक्यों में कहाँ होता है? उद्देश्य के स्थान पर। और चौथी आकृति में हमने क्या जाना कि मध्यम पद मुख्य आधार वाक्य में विधेय के स्थान पर होता है और अमुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर। ठीक है, अब इन्हीं चारों आकृतियों में कोई भी निरपेक्ष न्याय वाक्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। अब जब प्रस्तुत हुआ है तो तर्कशास्त्र का जो एक मुख्य उद्देश्य है
किसी भी युक्ति की वैधता या अवैधता की जांच करना, तो उसकी जांच की बात आती है तो वहां पर कुछ नियमों की बात आती है। परंपरागत तर्कशास्त्रियों ने कुछ नियमों की व्याख्या की है, जिन नियमों का अनुपालन होना अनिवार्य है किसी भी न्याय वाक्य को वैध सिद्ध करने के लिए। और यदि युक्ति उस न्याय वाक्य के नियमों का पालन करती हुई नहीं प्रतीत होती है, तो ऐसे में उसमें तर्क दोष होता है। और ये तर्क दोष कौन सा होता है? आकारिक दोष। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, अनाकारिक दोष आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जो हमारी दैनिक जीवन की भाषा के प्रयोग के दोषों के कारण से उत्पन्न होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं निरपेक्ष न्याय वाक्य के संदर्भ में आकारिक दोष की, फॉर्मल फैलिसीज की, जो हम इस न्याय वाक्य के नियमों के अनुपालन न होने की दशा में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? पहला नियम क्या था कि निरपेक्ष न्याय वाक्य में 3 वाक्य होने चाहिए और 3 ही पद होने चाहिए। अगर 3 से अधिक पद होते हैं तो कौन सा दोष आ जाता है? फेलिसी ऑफ 4 टर्म, चतुष्पदी दोष। और साथ ही साथ युक्ति में प्रत्येक पद एक ही अर्थ में प्रयुक्त भी किया जाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण होता है कि गज एक मापदंड है, हाथी एक गज है, इसलिए हाथी एक मापदंड है। देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है। अगर इस तरह का, ये वैसे ये निरपेक्ष न्याय वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि ये AEIO फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश की है, क्योंकि गज शब्द का प्रयोग दोनों ही वाक्यों में अलग अलग अर्थों में किया गया है, तो इसलिए पूरी युक्ति में प्रत्येक पद एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। दूसरा नियम हमने जाना कि ये दोनों आधार वाक्यों में से कम एक आधार वाक्य में मध्यम पद को अवश्य व्याप्त होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी एक भी आधार वाक्य में मध्यम पद व्याप्त नहीं होता है तो वहां पर अव्याप्त मध्यम पद का दोष आ जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पद व्याप्त तब कहलाता है जब प्रतिज्ञप्ति उस पद द्वारा प्रतिनिधित्व या अभिहित वर्ग के सभी सदस्यों को संदर्भित करती है। इसलिए मध्यम पद को मुख्य या अमुख्य आधार वाक्य में अवश्य ही व्याप्त या वितरित होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मध्यम पद जो क्या होता है, यह मुख्य और अमुख्य पदों के मध्य संबंध के अभिकथन में सहायता प्रदान करता है। तो अगर व्याप्त नहीं है तो वो उनके द्वारा किसी भी निष्कर्ष को निगमित करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, सक्षम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें दोनों आधार वाक्यों में से एक आधार वाक्य में मध्यम पद अवश्य व्याप्त होना चाहिए, नहीं तो अव्याप्त मध्यम पद का दोष उत्पन्न हो जाता है। उसके अतिरिक्त हमने तीसरा पढ़ा, निष्कर्ष में व्याप्त पद आधार वाक्य में भी व्याप्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं, निष्कर्ष में ऐसा कोई भी पद व्याप्त नहीं हो सकता जो आधार वाक्य में व्याप्त ना हो। यदि निष्कर्ष का उद्देश्य व्याप्त है और वो आधार वाक्य यानी अमुख्य आधार वाक्य में अव्याप्त है, तो कौन सा दोष आ जाएगा? अव्याप्त अमुख्य पद दोष, फेलिसी ऑफ इलिसिट माइनर। और यदि निष्कर्ष का विधेय व्याप्त है और वो आधार वाक्य यानी मुख्य आधार वाक्य में अव्याप्त है, तो उसमें कौन सा दोष आ जाएगा? अव्याप्त अमुख्य पद दोष यानी फेलिसी ऑफ इलिसिट मेजर का दोष आ जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर हमने पढ़ा उसके बाद कि 2 निषेधात्मक आधार वाक्यों से किसी भी वैध निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि यदि दोनों आधार वाक्य, चाहे वो सर्वव्यापी हो या अंशव्यापी हो या दोनों का मिला जुला रूप हो, इन दोनों आधार वाक्य यदि निषेधात्मक है तो उससे हम किसी भी वैध निष्कर्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, अन्यथा निषेधात्मक आधार वाक्यों का दोष उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि दोनों आधार वाक्यों में से एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी अवश्य ही निषेधात्मक होना चाहिए। यदि दोनों आधार वाक्यों में से एक आधार वाक्य निषेधात्मक होने पर निष्कर्ष सकारात्मक या विधानात्मक होगा तो वहां पर फेलिसी ऑफ ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव प्रेमिस का दोष आ जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि 2 सर्वव्यापी आधार वाक्यों से अंश व्यापी निष्कर्ष को निगमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इन सारे नियमों का पालन किसी भी न्याय वाक्य के, निरपेक्ष न्याय वाक्य की वैधता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि इनमें से किसी भी नियम का अनुपालन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो दिया गया न्याय वाक्य या युक्ति जो है वो अवैध हो जाती है।
उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ संयोग या अवस्था निर्धारण है, या मूड्स जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, वो चारों आकृतियों में किस प्रकार से कितने वैध संयोग हो सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको दी कि कुल मिलाकर के निरपेक्ष प्रतिगतियां 4 हैं, और उनके जितने ढंगों से व्यक्त किया जा सकता है तो 64 संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद उनको अगर हम मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, क्योंकि चारों आकृतियों में वो हो सकता है, तो कुल मिलाकर 256 रूप हमारे सामने आते हैं, और उनमें से पारंपरिक तर्कशास्त्रियों के अनुसार 15 वैध रूप माने गए हैं, और इन 15 वैध रूपों को एक विशिष्ट नाम दिया गया है। लेकिन ध्यान में वही देना है आपको कि सारे जो विशिष्ट नाम है, यानी जो वैध संयोग है, वो जरूरी नहीं है कि एक आकृति में वैध हो तो दूसरी आकृति में भी वो संयोग वैध हो। ठीक है, तो उस आधार पर चारों आकृतियों में वैध संयोगों की व्याख्या की गई, जिसमें प्रथम आकृति में 4 वैध संयोग आपको बताए मैंने, जिसमें पहला क्या था, बारबारा यानी ए, तीनों आधार वाक्य ए तर्क वाक्य हैं। दूसरा सिलारेंट यानी ई, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें जो अल्फाबेट्स आपको बताए जा रहे हैं, ये सबसे पहला वाला किसको इंडिकेट कर रहा है, मेजर प्रेमिस को, दूसरा वाला माइनर प्रेमिस को, और तीसरा वाला निष्कर्ष को। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप उसकी क्रम को नहीं तोड़े, जिस क्रम में वो है उसी क्रम में रहना चाहिए। सिलारेंट यानी ई है तो आप उसको ए नहीं कर लेंगे, आप उसी क्रम में उसको रखेंगे। तीसरा प्रथम आकृति में क्या है, दाराई यानी आई, और चौथा क्या है, फेरियो यानी EIO। उसी तरह से आपने द्वितीय आकृति के जाने अभी कि द्वितीय आकृति में भी 4 वैध संयोग हैं। पहला कौन सा, सिसारे यानी EAE, दूसरा केमिस्ट्रस यानी AEE, तीसरा बारोको यानी AOO, और चौथा फेस्टिनो यानी EIO। और तीसरी आकृति में आपने वैलेट पढ़े 4 प्रकार के, कौन कौन से, दातिसी यानी AII का संयोग, दिसामेस यानी IAI का संयोग, फेरिसन यानी EIO का संयोग, और बोकार्डो यानी OAO का संयोग। ये चारों जो है तृतीय आकृति के वैध संयोग है। और चतुर्थ आकृति में 3 वैध संयोग है, कैमिनस यानी AEE, डिमारिस यानी IAI, और फ्रेसिसन यानी EIO। और यहीं पर मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि चारों आकृतियों में केवल एक संयोग ऐसा है जो चारों आकृतियों में वैध है, और वो कौन सा है, EIO, जिसके नाम चारों आकृतियों में अलग हैं। पहले में फेरियो, दूसरे में फेस्टिनो, तीसरे में फेरिसन, और चौथे में फ्रेसिसन। मुझे लगता है आज जो भी आपको पढ़ाया गया उसे वो आप समझ पाए होंगे, और जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आप इसके अभ्यास से अपने आप को जोड़ें और चीजों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।